Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8th and today I will start new chapter 3 ruling the countryside in history part 1. I hope everybody has completed whole chapter number 2 in geography. So let's start next chapter, ruling the countryside. The company becomes the दीवान. कंपनी becomes the दीवान. अब जो कंपनी थी वो कैसे वहाँ के लोग दीवान बने. On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company. We have already discussed about East India Company in previous chapter. On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 में मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent. मेनली जो एक्चुअली इवेंट था मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए था, रॉबर्ट क्लाइव के टेंट पर रखा गया था. विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेसेस, जिसमें कुछ इंग्लिशमैन थे और कुछ इंडियंस थे विटनेस के रूप में. बट इन द पेंटिंग एबव, ये जो पेंटिंग है, लेकिन ये जो पेंटिंग है द पेंटिंग इट शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये एक मैजेस्टिक ओकेज़न है. बट टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, जिसमें कि एक ग्रैंड सेटिंग इस स्थान पर ली जा रही है. द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ. तो इसमें जो पेंटर है उसने क्लाइव का जो रिकॉर्ड था के रूप में एक मेमोरीज जो थी, मेमोरेबल इवेंट क्लाइव की लाइफ का था, उसे शो किया है. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. ये जो इमेज है द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट, ये एक इवेंट क्लियरली इवेंट था जो कि ब्रिटिश ने इमेजिन किया था. एज दीवान द कंपनी बिकॉज द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी. तो मेनली एज अ दीवान द कंपनी बाद में चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में आ गई थी पूरी टेरिटरी. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब क्या किया जाने लगा था, अब वो उसमें इसे एडमिनिस्ट्रिंग करने के लिए लैंड और रेवेन्यूज़ के रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे. दिस हैड टू बी done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. यही एक रास्ता था जो कि रेवेन्यू और कंपनी के एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सकता था रेवेन्यू से. A trading company had also to ensure that it could buy the products if it needed and sell what it wanted. तो ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी ये इंश्योर कराती थी कि कोई भी सामान यदि ख़रीदा जाता है और सेल किया जाने की इसमें आवश्यकता है जो कि वो चाहता है. दैट क्लियर क्लास. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन. कुछ ओवर द ईयर्स में कंपनी also learned that it had to move with some caution. यानी कंपनी को लगा कि उसे कुछ कॉशन के साथ उसे मूव करना चाहिए. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past
had ruled the countryside. तो इसमें पास्ट में रूल कंट्री साइड में किस तरीके से लोग रूल कर रहे थे. एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और पूरी अथॉरिटी और प्रेस्टीज के साथ एंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को. दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड. हाउ वॉज दिस टू बी डन. अब ये कैसे किया जा सकता था. In this chapter, we will see how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of the people, and produce the crops it wanted. तो मेनली कुछ ऐसी चीज़ें थी कंट्री साइड में जो कि ऑर्गेनाइज़ की जा रही थी. कैसे ऑर्गेनाइज़ की जा रही थी. रेवेन्यू रिसोर्सेज, रीडिफाइन राइट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, जैसा कि वो चाहते थे. नाउ नेक्स्ट topic is revenue for the company. The company had become the Diwan, but it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. अब कंपनी जो थी, दीवान जो थे बाद में, लेकिन जो देखा गया प्राइमरली, क्या देखा गया, वो एक ट्रेडर थे. इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू, ये क्या कर रहे थे, एक लार्ज रेवेन्यू इनकम के तौर पर ले रहे थे, लेकिन ये एक रेगुलर सिस्टम सेट कर पाना और कलेक्शन कर पाना बहुत ही ईजी नहीं था. द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज प्राइस पॉसिबल. तो ये जो एफ़र्ट था ये रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था, और साथ ही साथ कॉटन को ख़रीदने के लिए सिल्क क्लॉथ के चीपली किस तरीके से किया जा सकेगा, ये पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई गई थी. विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड बॉट अ कंपनी इन बंगाल डबल्ड. बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बट इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. लेकिन ये 1865 में जो कंपनी थी वो क्या परचेज़ कर रही थी, परचेज़ गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर ही पर इम्पोर्ट कर रही थी फ्रॉम ब्रिटेन, किससे, ब्रिटेन से. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल, तरीके से बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता था. फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए किया जा रहा था. सून इट वॉज क्लियर दैट बंगाल कंपनी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस. जल्द ही बंगाल इकोनॉमी जो थी वो एक डीप क्राइसिस को फेस कर रही थी. आर्टिसंस डिजर्टिंग विलेजेस एंड सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, और एक लो प्राइसेस में ये सेल कर रही थी. आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स. Population was wiped out. Famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. I think everybody has understood this part of the chapter, part 1 in history. Watch video carefully. Now thank you and have a nice day.